ठीक है। तो उसमें कुछ चीज़ें बची रह गई थी, देख लीजिएगा। जैसे 2D का फॉर्मेशन पाम से कहाँ से होता है, पाम शेप से, ठीक है। आज जो पढ़ना है वो क्या है, माइक्रोब्स इन द इंडस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, माइक्रोब्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ब्रेड फॉर्मेशन में कुछ नहीं है, देखिए ब्रेड फॉर्मेशन में जो यूज किया जाता है ईस्ट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, ईस्ट। मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे ईस्ट को यूज करते हैं। ईस्ट कौन सा यूज करते हैं, बेकर्स ईस्ट। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो ईस्ट है उसको जब आप ब्रेड फॉर्मेशन में या बेकिंग इंडस्ट्री में यूज करेंगे तो उसका क्या नाम रहेगा, बेकर्स ईस्ट, ठीक है। वो क्या करता है, फर्मेंटेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और बाई प्रोडक्ट क्या बनाता है, इथेनॉल। जब कार्बन डाइऑक्साइड डॉ से जो आटा होता है उससे जब रिलीज होती है तो पोर्स बन जाते हैं ब्रेड में। समझ में आ रहा है, यही आपको ध्यान रखना है खाली इसमें। देखिए इंडस्ट्री में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब इंडस्ट्री में एप्लीकेशन पढ़ना है, पहला है इसके लिए अल्कोहलिक बेवरेजेस। अल्कोहलिक बेवरेजेस माइक्रोब्स की हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, अल्कोहलिक बेवरेजेस बना सकते हैं, ठीक है। और क्या बना सकते हैं, एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन हो सकता है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और इंडस्ट्री में एक एप्लीकेशन और है, इससे हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड क्या बना सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 3 चीज़ें हैं इंडस्ट्री में हम लोग माइक्रोब्स की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ना है। अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या होते हैं, वाइन है, बियर है, ठीक है, विस्की है, ये सब क्या है, अल्कोहलिक बेवरेजेस। समझ में आ रहा है। इसमें जो माइक्रोब यूज किया जाता है उस माइक्रोब को क्या बोलते हैं, इसको पढ़ना है। क्या यूज करते हैं हम लोग, ईस्ट यूज करते हैं। अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में क्या यूज किया जाता है, ईस्ट। ईस्ट का साइंटिफिक नेम सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है। उस ईस्ट को क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। क्या बोलते हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। समझ में आया। वहां पर जब ईस्ट को आप ब्रेड बनाने में यूज करेंगे या बेकिंग इंडस्ट्री में तो उसको बेकर्स ईस्ट बोलेंगे। ये ब्रीविंग इंडस्ट्री है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बेवरेजेस, ये इंडस्ट्री कौन सी है, ब्रीविंग इंडस्ट्री। यहाँ जो ईस्ट यूज किया जाएगा नाम वही रहेगा, लेकिन उसका नाम क्या बोलेंगे, आपका साइंटिफिक नेम तो वही है बट कॉमन नेम क्या हो जाता है, ब्रीवर्स ईस्ट बोलते हैं, ठीक है। याद रखिए बेकर्स ईस्ट है और ये क्या, ब्रीवर्स ईस्ट है। समझ में आया। अब देखिए जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं इनका फॉर्मेशन में लिखा हुआ है किस चीज़ पर डिपेंड करता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में वाइन है, बियर है, विस्की है, ब्रांडी है, वोडका है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। इनका जो फॉर्मेशन है किस चीज़ पर डिपेंड करता है, 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन आता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस के जो इतने टाइप होते हैं वो किसके बेसिस पर बनाए गए हैं, 2 चीज़ों के बेसिस पर है। वहाँ लिख देंगे अल्कोहलिक बेवरेजेस फॉर्मेशन। इनका जो फॉर्मेशन होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। पहला है रॉ मटेरियल यूज्ड। रॉ मटेरियल यूज्ड, हम कौन सा रॉ मटेरियल यूज करते हैं। कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस को बनाने में आप क्या यूज करेंगे, फ्रूट यूज किया जाता है, फ्रूट जूस। कुछ में क्या है, सीरियल्स अनाज को यूज करते हैं। कुछ में शुगर केन होता है, उसका जो जूस होता है उससे रम बनती है, क्या बनती है, रम। कैसा आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर बेवरेजेस के टाइप्स होते हैं। बेवरेजेस के जो टाइप्स हैं किसके बेसिस पर हैं, कौन सा रॉ मटेरियल यूज किया जा रहा है, और दूसरा किसके बेसिस पर होता है, डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड और अनडिस्टिल्ड। देखिए कुछ बेवरेजेस होती हैं जो अनडिस्टिल्ड होती हैं। अनडिस्टिल्ड का मतलब समझते हो, प्यूरिफाइड नहीं है, डायरेक्ट बनाई जा रही है, कोई प्यूरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है। प्यूरिफिकेशन का मतलब होता है जब बेवरेजेस में, ठीक है, प्यूरिफिकेशन कर देंगे तो अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाएगा, और जब डायरेक्ट बनेगा तो अल्कोहल का परसेंटेज क्या रहेगा, कम। तो
जो अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस होती हैं ये वाले, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज क्या होता है कम। जैसे बियर में अल्कोहल का परसेंटेज क्या 78% अल्कोहल है, लेकिन विस्की में अल्कोहल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि विस्की जो बनती है वो किससे बनती है? डिस्टिलेशन से। बियर है और क्या है वाइन है, इनको डिस्टिलेशन इनको और प्यूरिफाई कर दिया जाता है। जो बनती है बेवरेजेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड में अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा रहेगा। प्यूरिफिकेशन से क्या होता है? अल्कोहल का परसेंटेज बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चीज़ पर अल्कोहलिक बेवरेजेस डिपेंड करता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस के टाइप्स होते हैं इस पर डिपेंड करेंगे, दो चीज़ों पर डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब मैं इसके टाइप्स बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं। पहला अल्कोहलिक बेवरेजेस क्या है? बियर। ठीक है, दूसरा क्या हो गया? वाइन। समझ में आया? बियर और वाइन। बियर में अल्कोहल का परसेंटेज 3 to 6% अल्कोहल होता है। आपको ज़्यादा रखना नहीं, प्रश्न देख लीजिए। वाइन में 9 to 13% अल्कोहल। समझ में आ रहा है? ज़्यादा जो बियर बनती है वो किससे बनती है? गन्ने से। बार्ले से। बार्ले जौ से बनती है। किससे बनती है? जौ से। तो वाइन किससे बनेगा? बार्ले। इसमें जो रॉ मटेरियल को देखिए, रॉ मटेरियल कौन सा यूज किया जा रहा है उसके बेसिस पर इनके टाइप्स हैं। बियर में कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेंगे? बार्ले। ठीक है, और ये दोनों क्या है? अनडिस्टिल्ड है। ये क्या है? अनडिस्टिल्ड। समझ में आ रहा है? मतलब बार्ले होता है उसका, उसको जूस निकालते हैं, उसको सड़ाते हैं, तरीके से कह सकते हैं आप। उसमें क्या मिलाएंगे? ईस्ट मिला देंगे। ठीक है, और ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा। जानते हैं ईस्ट जो फर्मेंटेशन करता है वो कैसा फर्मेंटेशन करता है? एनारोबिक फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फर्मेंटेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन को क्या बोला जाता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में अल्कोहल बनेगा, बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, अल्कोहल यहाँ कलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं बनता। समझ में आ रहा है? तो आता है अनडिस्टिल्ड जो बेवरेज होती है उनमें कितना परसेंट अल्कोहल होता है? बताएंगे लेस देन 30%। कितना होता है? यहाँ 12 सॉरी क्या है? 12। लेस देन 30% अल्कोहल है, याद रखिए। 13% से कम अल्कोहल होता है किसमें? अनडिस्टिल्ड बेवरेजेस में। ये अल्कोहल का परसेंटेज है। ठीक है, आगे इसके बाद में अब जो डिस्टिल्ड होती है, डिस्टिल्ड ही से बनाई जाती है। ठीक है, डिस्टिल्ड बेवरेजेस में देखिए कौन सा हो गया? विस्की। वाइन किससे बनती है? फ्रूट जूस से। किससे बनती है? फ्रूट जूस से बनती है। ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है फ्रूट जूस। समझ में आ रहा है? विस्की जो बनती है वो किससे बनती है? बियर से। बियर को प्यूरिफाई कर लेते हैं और ज़्यादा क्लियर कर लेते हैं, उससे क्या बनती है? विस्की। इसमें भी रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। देखिए अल्कोहल का परसेंटेज कोई मतलब नहीं, आप भी देख रहे हैं। बियर अबाउट क्या लिखेंगे? 30 to 40% अल्कोहल होता है, ज़्यादा होता है। कितना अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है? बियर अबाउट कितना परसेंटेज अल्कोहल? ठीक है, ये किससे बनती है? सीरियल से। सीरियल्स का मतलब समझते हैं? अनाज। बार्ली क्या है? सीरियल है ना। विस्की के बियर के डिस्टिलेशन से क्या बनता है? विस्की बनती है। और इसके बाद क्या हो गया? ब्रांडी। ठीक है, ब्रांडी भी किससे बनता है? फ्रूट जूस से। और 5 नंबर है वोडका। ठीक है, वोडका किससे बनता है? पोटैटो से। पोटैटो जूस से बनता है। पोटैटो जो होता है उसी को सड़ा करके क्या बना लेते हैं? वोडका बनाते हैं। और एक होता है रम। 6 नंबर क्या हो गया? रम। ठीक है, रम बनता है किससे? शुगर केन से। शुगर केन का जो जूस होता है उससे क्या बनेगा? रम। ये ग्रुप के नाम। ठीक है, इसमें भी ब्रांड, अब इसमें अलग अलग नाम के ब्रांड आते हैं। ये ग्रुप के नाम है और मेरा ही बेवरेजेस के ग्रुप है। ठीक है, इतना आप याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बेवरेजेस का फॉर्मेशन किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये बताएंगे क्या यूज किया जाता है, ईस्ट यूज किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिवर्स ईस्ट। और बेवरेजेस के टाइप्स होते हैं। जो सर देसी आता है वो किसका? क्या चीज़? देसी आता है भाई ये सब
धुआं चढ़ा के बनाया जाता है और क्या यूज़ किया जाता है, इसमें यहाँ देश नहीं लिखा हुआ है। समझ में आया? ये हो गया बेवरेजेस के बारे में, हटा दें इसको। बियर फिटनेस करते हैं, नशा नहीं बियर फिटनेस नशा नहीं, ऐसा नहीं है, क्यों नहीं होता? अल्कोहल परसेंटेज कम होता है बस, ठीक है। अगला देखिए एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स दो चीजों से बना हुआ है, एंटी प्लस बायोटिक। दो वर्ड, इसका वर्ड है एंटी प्लस बायोटिक, ठीक है। एंटी का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट। एंटी का मीनिंग बोलेंगे अगेंस्ट, बायोटिक का मतलब क्या होता है? लाइफ। लाइफ के अगेंस्ट में अगर कोई चीज़ बन रही है, ठीक है, लाइफ को खत्म करने के लिए कोई चीज़ बन रही है तो क्या एंटीबायोटिक। अब कौन सी लाइफ को के अगेंस्ट बनती है? ह्यूमन के अगेंस्ट। ह्यूमन को थोड़ी ना कोई नुकसान होता है एंटीबायोटिक से। एंटीबायोटिक बनाता कौन है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स बनाएंगे, कौन से माइक्रोब्स बनाएंगे? बैक्टीरिया है और फंजाई। सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक नहीं बनाते हैं, सारे फंजाई नहीं बनाते हैं, ठीक है, अभी बताएंगे। तो एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन कहाँ होता है? किससे? बैक्टीरिया से और फंजाई से। किस लिए होता है? बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो अगेंस्ट लाइफ का मतलब क्या? किस लाइफ के अगेंस्ट में बनती है? किसके लिए बन रही है एंटीबायोटिक? बैक्टीरिया के लिए बन रही है, ठीक है। बैक्टीरिया के खिलाफ में एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया जाता है, समझ में आ रहा है? तो एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं? ये केमिकल्स होते हैं। डेफिनेशन क्या है? केमिकल्स दैट किल, जो किल करते हैं और रिटार्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। समझ रहे हैं? ये ऐसे केमिकल जो माइक्रोब्स को या तो किल कर देते हैं या उनकी ग्रोथ को स्लो डाउन कर देते हैं। सारे एंटीबायोटिक माइक्रोब को किल नहीं करते, कुछ क्या करते हैं? उनकी ग्रोथ को स्लो कर देते हैं ताकि वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस ना कर सकें। समझ में आ रहा है? तो उनको क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। कहाँ से बनते हैं? सिंथेसिस कहाँ से होती है? सिंथेसाइज्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से बनेंगे और फंजाई से भी बनते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया और फंजाई से एंटीबायोटिक की सिंथेसिस की जाती है, लेकिन ह्यूमन को नुकसान नहीं करते हैं। ह्यूमन के लिए तो बेनिफिशियल है। हमारी बॉडी में कोई माइक्रोब, हम एंटीबायोटिक खाएंगे तो माइक्रोब क्या होगा? विल होगा ना। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक फंक्शन एज द प्रो लाइफ फॉर द ह्यूमन। ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ का काम है। प्रो लाइफ का मतलब एक तरीके से बेनिफिशियल है ह्यूमन के लिए, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पर फॉर ह्यूमन दे फंक्शन एज प्रो लाइफ। ह्यूमन के लिए प्रो लाइफ का काम करते हैं, समझ में आया? अब सबसे पहला एंटीबायोटिक कहाँ से आइसोलेट किया गया था? तो इसकी एक कहानी छोटी सी है कि एंटीबायोटिक सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर, ठीक है, फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले क्या किया? एंटीबायोटिक आइसोलेट किया। कहाँ से? फंगस से। फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम फंगस का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकाला गया उससे। पेनिसिलिन मिला सबसे फर्स्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक का नाम क्या था? पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक फर्स्ट एंटीबायोटिक यही था, पेनिसिलिन नोटेटम से आइसोलेट किया गया। समझ में आ रहा है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब देखिए इनका क्या था, कैसे ये रैंडम डिस्कवरी थी, याद कर लीजिए। क्या, जैसे मैंने बताया था आपको, प्लांट हार्मोन जब पढ़ा रहे थे तो बताया था प्लांट हार्मोन्स की डिस्कवरी रैंडम थी, अचानक हो गए प्लांट हार्मोन डिस्कवर। मकसद नहीं था उनको डिस्कवर करना। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, उनका मकसद नहीं था पेनिसिलिन को डिस्कवर करना। ध्यान सुन लीजिए, लिख लिया सब लोग इसको, अब इधर देख लीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साइंटिस्ट थे, वो अपनी लैब में काम कर रहे थे। लैब में जब पर्सन काम करते हैं साइंटिस्ट लोग, तो करते क्या हैं? जो ग्लास लेयर्स यूज़ करते हैं ना, जैसे बैटरी प्लेट है, ठीक है। एक बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे, उस बैक्टीरिया का नाम आपको पता होना चाहिए, स्टैफिलोकोकस। किस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे? स्टैफिलोकोकस।
लैब में काम करते हैं तो ग्लास प्लेट्स यूज़ करते हैं, बैक्टीरिया को कल्चर कराते हैं ना, पेट्री प्लेट यूज़ की जाती है, न्यूट्रिएंट मीडियम रखते हैं, फ्लास्क यूज़ करते हैं, बीकर यूज़ करते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए जैसे पर डे को उन्हीं को वॉश करना रहता है, कोई फोर्थ क्लास वॉश नहीं करता है, जो काम करता है वही उसको पेट्री प्लेट को वॉश करके रख देता है कि अगले नेक्स्ट डे हमको फिर से एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, तो सैटरडे का जो भी दिन होगा तो उन्होंने क्या किया, एक दिन अचानक ऐसे डस्टबिन में ऐसे जो छोड़ दिया, ऐसे वॉश नहीं किया, पेट्री प्लेट को वॉश ही नहीं किया, एक्सपेरिमेंट किया अपना जो कर रहे थे कल्चर वल्चर, उसको उन्होंने पेट्री प्लेट को ऐसे ही छोड़ दिया। अगले दिन जब उन्होंने देखा, एक दो दिन बाद जब भी आए देखा, उन्होंने देखा कि देखिए ये पेट्री प्लेट है, सब लोग जानते हैं ना पेट्री प्लेट क्या होती है, पता ना, वो आज कांच की बनी हुई प्लेट छोटी सी होती है, उसमें न्यूट्रिएंट मीडियम को उन्होंने रखा था, न्यूट्रिएंट मीडियम सबको पता है क्या ग्रो करा रहे थे, उस पर एक ग्रो करा रहे थे स्टेप्टोकोकस, ये पेट्री प्लेट छोड़ दिया। जब उन्होंने कुछ एक दो दिन बाद देखा, उन्होंने देखा कि कुछ जगहों पर क्या बन गया, ऐसा पूरा क्लियर स्पॉट बन गया। क्लियर का मतलब समझ नहीं, देखिए खाली जगह हो गया, ये यहाँ खाली हो गया, कुछ जगह तो पूरा एरिया ही खाली हो गया, बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं, गायब, पूरे प्लेट में बैक्टीरिया ग्रो किया हुआ था। लैब में प्लेट को ऐसे छोड़ के चले आए थे, जब अगले दिन देखे क्या देखा, कुछ जगहों पर बैक्टीरिया की कॉलोनी पूरी गायब हो गई। बैक्टीरियल कॉलोनी समझ रहे हैं ना, कि बैक्टीरिया की जो कॉलोनी थी वो इस एरिया में और इस एरिया में पूरा क्या हो गया, गायब हो गया, दिख ही नहीं रहा कॉलोनी, बाकी जगह बैक्टीरिया दिख रहा है। उन्होंने सोचा ये कॉलोनी यहाँ से गायब कैसे होगी, जब मैं छोड़ के गया था तो कॉलोनी पूरी थी। तो बाद में जब उसको यहाँ से टेस्ट किया कि यहाँ जो चीज़ थी उसको टेस्ट किया तो पता लगा वहाँ एक फंगस था, फंगस का नाम क्या था, पेनिसिलियम मोनिका। तो वहाँ से आइडिया लगा कि उसने कुछ केमिकल बनाया होगा, तो केमिकल सीक्रेट किया होगा इस पेनिसिलियम ने, जिसने सराउंडिंग में अपने आसपास के एरिया में बैक्टीरिया को मार दिया, इसलिए यहाँ पर बैक्टीरिया नहीं है। यहाँ पर जो यहाँ जो टेस्ट किया गया तो पता लगा फंगस है। उन्होंने सोचा कि फंगस ने क्या किया होगा, यहाँ पर कोई केमिकल बनाया होगा जिसकी वजह से सारा बैक्टीरिया कॉलोनी गायब हो गई। उसी से डिस्कवरी हुई थी कि पेनिसिलियम ने क्या प्रोड्यूस किया, पेनिसिलियम रोटेटम जो फंगस था इसने क्या बनाया, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया और वो बैक्टीरिया को मार दिया। ठीक है, बैक्टीरिया नहीं बनाया, लेकिन दूसरे बैक्टीरिया किल करने के लिए उसको यूज किया गया। समझ में आ रहा है? तो ये रैंडम डिस्कवरी थी, याद रखिएगा, कैसी डिस्कवरी है, रैंडम, अचानक डिस्कवरी हुई थी। अब एंटीबायोटिक नाम किसने दिया था, तो साइंटिस्ट ने नोट कर लीजिएगा, वासमैन, टर्म एंटीबायोटिक किसने दिया था, वासमैन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने डिस्कवर इन्होंने किया था, टर्म एंटीबायोटिक नाम इन्होंने दिया था। ठीक, अगला देखिए, इंडस्ट्री में चूंकि इससे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एंटीबायोटिक नहीं मिलता, पहला एंटीबायोटिक डिस्कवर कहाँ किया गया था, इससे, लेकिन कमर्शियल लेवल पर जब एंटीबायोटिक बनाते हैं हम लोग इंडस्ट्री में, तो इससे नहीं बनाते हैं। ये दूसरा फंगस लिया था, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, इससे बनाते हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से आइसोलेट करते हैं, ज़्यादा एंटीबायोटिक बनाता है। तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि एट कमर्शियल लेवल, ठीक है, एंटीबायोटिक कहाँ से निकालते हैं, एंटीबायोटिक मतलब जो पेनिसिलिन निकाला गया था फर्स्ट टाइम तो यहाँ से आइसोलेट किया गया था, लेकिन कमर्शियल लेवल प्रोडक्शन कहाँ से था उसका, पेनिसिलिन का प्रोडक्शन फ्रॉम पेनिसिलियम लाइसोजीनम, इस स्पीशीज से। आज हम लोग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाते हैं, वो कहाँ से बनाते हैं, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। पहला याद रखिएगा और आज जब कहाँ से याद करता हो याद। ये तो हो गया एंटीबायोटिक की थोड़ा सा इनिशियल। ठीक है, अब अगली चीज क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक कहाँ से मिलता है, किस से मिलता है? ठीक है, तो बताएंगे स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया जीनस है, उसकी अलग अलग स्पीशीज से। ठीक है, तो मोस्टली एंटीबायोटिक आइसोलेट कहाँ से किए जाते हैं? आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस, आगे
ये हो गया आपका एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है। अब अगला बताना है ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड हैं। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। हाँ, पहले एसिड देख लीजिएगा, फिर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। एक आपकी बुक में लिखा गया होगा, एक लाइन नोट कर दीजिएगा, रोल ऑफ एंटीबायोटिक, रोल ऑफ एंटीबायोटिक फर्स्ट डिस्क्राइब बाय चेन एंड फ्लोरे। दो साइंटिस्ट हैं अलग अलग, चेन एंड फ्लोरे। इन्होंने एंटीबायोटिक का रोल बताया था कि एंटीबायोटिक करते क्या। पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था फर्स्ट एंटीबायोटिक प्लानिंग में, लेकिन एंटीबायोटिक का काम क्या होता है उसका फुल डिस्क्रिप्शन पूरा रोल इन्होंने दोनों साइंटिस्टों ने बताया था, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है। एंटीबायोटिक में इनका भी कंट्रीब्यूशन है, याद रखना है इस चीज़ को। और बाकी बुक में लिखा गया होगा कि एंटीबायोटिक बहुत सारी डिजीज़ों में हम लोग यूज़ करते जानते हैं। कई बीमारी को ठीक करने में बुक में नाम लिखे गए हैं, कुछ नाम लिखे जैसे प्लेग को ठीक करना, प्लेग में एंटीबायोटिक यूज़ किया जाता है, होपिंग कफ, ठीक है, लेप्रोसी जो कोड़ होता है उसके लिए, इसके बाद डिप्थीरिया में एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या देखना है, एसिड कौन कौन से एसिड बनते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। ये सब माइक्रोब्स का रोल चल रहा है। ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड नहीं लिखा मैंने, सबको पता होगा कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है। HCl H2SO4 क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड है। CH3COOH क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। समझ में आते हैं, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है ऑर्गेनिक एसिड। कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड है देखिए, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड हो गया, ब्यूटारिक एसिड, उसके बाद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, और कौन सा बचा, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ से मिलता है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस से मिलेगा, ठीक है, लैक्टोबैसिलस से मिलेगा। ब्यूटारिक एसिड, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम बैक्टीरिया है, क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटालिकम। एसिटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइल, एसिटोबैक्टर एसिटाइल, ठीक है। और सिट्रिक एसिड किससे मिलेगा, एस्परजिलस नाइगर से, समझाई है, एस्परजिलस नाइगर। ये क्या है, याद रखना, ये आपकी फंजाई है, क्या है ये, फंजाई। ऊपर के क्या है सब, बैक्टीरिया, ठीक है। ये है ऑर्गेनिक एसिड, इनको हम लोग यूज करते हैं जो माइक्रोब्स में। अब बताना है इसके बाद बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक एसिड हो गए, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स देखिए क्या होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देते हैं, वो क्या होते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। मतलब बॉडी के लिए बेनिफिशियल एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। तो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स क्या हैं, केमिकल्स हैं, केमिकल्स दैट चेंज बॉडी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म सब लोग समझ रहे हैं क्या होता है, ठीक है। बॉडी के मेटाबॉलिज्म को जो केमिकल चेंज कर देते हैं, जो माइक्रोब्स आइसोलेट किए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये बेनिफिशियल है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो कुछ एंजाइम्स को देखना है। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में क्या देखना, सबसे पहले कुछ एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम्स के नाम देखिएगा।
एंजाइम्स माइक्रोब से आइसोलेट करते हैं। एक एंजाइम है जाइलेज, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? ईस्ट से। क्या काम होता है इसका? फर्मेंटेशन, ठीक है, क्योंकि ईस्ट क्या करता है? फर्मेंटेशन में इन्वॉल्व होता है, फर्मेंटेशन कराना है तो जाइलेज एंजाइम आइसोलेट किया जाएगा कहाँ से? ईस्ट से, ठीक है। मतलब इथेनॉल प्रोडक्शन की समझ सकते हैं आप। देख लीजिएगा क्या है इथेनॉल प्रोडक्शन। फर्मेंटेशन में क्या बनता है? इथेनॉल बनता है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। दूसरा एंजाइम होता है लाइपेज, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, फंगस से मिलता है। ईस्ट क्या है? फंगस है, याद रखिए, ये फंगस हो गया। लाइपेज कहाँ से? भूख नहीं लिखा गया, लाइपेज कहाँ से मिलता है? पूछ सकता है केवल, इसको लिखिएगा कैंडिडा, कैंडिडा लाइपोलाइटिका, लाइपोलाइटिका, ठीक है। ये क्या है? फंगस है, याद रखिए, क्या है ये? फंगस। इस फंगस से हम लोग लाइपेज एंजाइम को आइसोलेट करते हैं। देखिए यहाँ से अगर बोलेंगे कभी तो याद रहेगा, लाइपोलाइटिका लिखा ना, लाइपो का मतलब लाइपेशन है, आपको याद रहेगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है? ये डिटर्जेंट फार्मूला में यूज़ किया था। डिटर्जेंट फार्मूला जानते हैं, जो सर्फ बनता है, डिटर्जेंट सोप बनते हैं, सर्फ जो आता है पाउडर कपड़ा साफ करने वाला, उसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला समझते हैं ना कि डिटर्जेंट में पड़ा क्या क्या है, क्या क्या उसमें डाला गया, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है उसमें, पीछे लिखे रहते हैं ना पैकेट के पीछे इसमें पड़ा क्या हुआ है। तो उसमें लाइपेज एंजाइम मिलाते हैं डिटर्जेंट के फार्मूला, मतलब डिटर्जेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं? लाइपेज क्यों मिलाते हैं? क्योंकि लाइपेज जानते हैं सब लोग फैट को डाइजेस्ट करता है। किसको? फैट को, ऑयल को डाइजेस्ट करता है ना। तो जब कपड़े पर तेल का स्टेन लग जाता है, दाग धब्बा लग जाता है ऑयल का, तो उसको छुड़ाने के लिए डिटर्जेंट में इस एंजाइम को मिला देते हैं। तो क्या करता है? कपड़े पर जहाँ ऑयल का स्टेन लगा रहता है वो साफ करता है। ऑयल का स्टेन कपड़े पर जहाँ लगा रहे हो क्लियर हो जाएगा, साफ हो जाएगा। तो इसको यूज करते हैं टू रिमूव ऑयल स्टेन इन लॉन्ड्री। लॉन्ड्री सब लोग समझ रहे हैं ना, वॉशिंग इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं? लॉन्ड्री, ठीक है। वहाँ पर ऑयल के स्टेन को हटाने के लिए यूज करते हैं एंड और इसको मिक्स किया जाता है, मिक्स एंड डिटर्जेंट फार्मूला, ठीक है। इसको डिटर्जेंट में मिक्स करते हैं, लाइपेज। अगला एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज, ठीक है। कैसे याद करेंगे? कहाँ से मिलता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। कहाँ से मिलेगा? स्ट्रेप्टोकोकस, नाम में लेके लगा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलेगा ये, ठीक है। यहाँ से मिलता है स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या काम करती है? बहुत इंपॉर्टेंट, आप जो बता रहे हैं ये अक्सर क्वेश्चन आता है इस पर, ये 3 इसकी बात बताएंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज कर लीजिएगा, ब्लड बस्टर्स, जिसको हार्ट अटैक की समस्या होती है, जब हमारी जो है आर्टरीज खून की नलिकाएँ होती हैं उसमें ब्लॉकेज आ जाता है ना, ब्लॉकेज आ जाता है ना, चेस्ट पेन होता है तो क्यों होता है? क्योंकि ब्लॉकेज आ गया। तो ब्लॉक को हटाने के लिए इसको यूज किसका इंजेक्शन दिया जाता है? ये क्या करता है? ब्लॉक हटा देता है। जहाँ पर आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में ब्लॉक आ गया है, कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक आ गया, उसको क्या कर देगा? ये हटा देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर्स, क्लॉट को बस्ट कर देता है। तो यहाँ लिखेंगे इसको, यूज्ड एज क्लॉट बस्टर्स, इसको क्लॉट बस्टर्स की फॉर्म में यूज करते हैं, मतलब टू रिमूव द क्लॉट, ब्लड क्लॉट, ठीक है, टू रिमूव ब्लड क्लॉट। अगर कहीं खून जम गया है, बॉडी के किसी भी हिस्से में खून जम गया है, तो उसको हटाने के लिए इसको यूज किया जाएगा। अब स्ट्रेप्टोकाइनेज बैक्टीरिया है, इससे इतना ज़्यादा अमाउंट में ये एंजाइम नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? स्ट्रेप्टोकोकस से एंजाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलता। जैसे हमने बताया कि पेनिसिलिन नोटेटम जो होता है वो कमर्शियल लेवल पर इसको
बैक्टीरिया के उस जीन को निकालेंगे, जो जीन क्या बनाती है, इस बैक्टीरिया के उस जीन को निकालेंगे जो स्ट्रेप्टोकाइनेस बनाती है, और जीन को दूसरे इकोलाई में क्लोन करा देंगे, तो क्या बनाने लग जाएगा, स्ट्रेप्टोकाइनेस। क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट नहीं होता है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया बहुत तेजी से मल्टीप्लाई नहीं करता, ज़्यादा इससे एंजाइम नहीं बनता। ठीक है, ये लाइन बुक में लिखी हुई है कि to obtain streptokinase at commercial level, अगर कमर्शियल लेवल पर इसको ऑब्टेन कराना है तो कैसे करेंगे, बाय ट्रांसफरिंग द जीन बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का सहारा लेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद दे करके इकोलाई में इसके जीन को ट्रांसफर कर देंगे, वो बनाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेस। ठीक है, ये हो गया। अगला जो है वो है बैक्टीनेस एंड प्रोटीएस। ये नेक्स्ट एंजाइम है जो हम क्या करते हैं, माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। इसको भी एस्परजिलस नाइगर से, कहाँ से, एस्परजिलस फंजाई से मिलेगा, ये एस्परजिलस नाइगर एक फंजाई है ना, एस्परजिलस नाइगर, वहाँ से इसको ऑब्टेन कराते हैं। अब पैक्टिनेस जानते हैं क्या करेगा, एंजाइम पैक्टिनेस है, क्या करेगा, पैक्टिन को डिसॉल्व करेगा, प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा। ठीक है, अब पैक्टिन होता कहाँ है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है इसमें क्या होता है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन होता है ना, तो इस एंजाइम का यूज कहाँ करते हैं, मिलता तो यहाँ से है, इसको यूज कहाँ करेंगे, टू क्लियर फ्रूट जूस। तो समझ में आ रहा है, फ्रूट जूस को क्लियर। देखिए, जब जो मार्केट में जूस जब मशीन से निकाला जाता है, एक जूस होता है बॉटल जूस पैक्ड आता है, कौन सा ज़्यादा क्लियर होता है, जो बॉटल वाला होता है बहुत ज़्यादा क्लियर साफ सुथरा दिखाई देता है, आसानी से डाइजेस्ट भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो जूस मशीन से निकाला जाता है, हम लोग जो घर में निकालते हैं जूस को, वो उतना क्लियर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेलुलोज जो होता है, जानते हैं प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसमें होता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, फाइबर ही तो है, क्या है वो, फाइबर। तो जब प्लांट का जब आप जूस निकालेंगे तो जो फिल्टरेट आएगा वो इतना क्लियर नहीं होगा, इतना साफ सुथरा जूस नहीं होता है, क्योंकि उसमें सेलुलोज के फाइबर्स रहते हैं, सेलुलोज के फाइबर्स रहेंगे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, क्योंकि आपने इसमें कुछ किया नहीं कि वो जूस निकाल दिया ना तो क्लियर नहीं है। इस फ्रूट जूस को क्लियर कराना है, साफ रखना है, एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट दिखाई। तो क्या करेंगे, इसमें ये बैक्टीरियल प्रोटीन मिला देंगे। बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देगा, प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, जब सब डाइजेस्ट हो गया, फिल्टर कर लेंगे तो फ्रूट जूस एकदम साफ हो जाएगा। प्रोटीन क्यों मिलाते हैं, प्रोटीएस भी मिलाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन मिलता है, तो सब फायदेमंद नहीं, फायदेमंद है। जैसे कुछ प्रोटीन जो लार्ज होती हैं, लार्ज बड़ी बड़ी प्रोटीन, उनको तोड़ के छोटा बनाना पड़ता है ना, क्योंकि लार्ज रहेंगे तो वो टर्बिडिटी समझते हैं ना, केमिस्ट्री में टर्बिडिटी, जैसे जो क्लियर नहीं दिखेगा, समझ में आ रहा ना, क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन जब प्रोटीन को तोड़ के छोटा बना लेंगे, ठीक है, और पैक्टिन इसको डाइजेस्ट कर देंगे तो सब इसमें थोड़ा क्लियर दिखाई देगा, थोड़ा सा साफ हो जाएगा, अदरवाइज क्लियर नहीं होगा। तो इसको क्लियर कराने के लिए हम ये दो चीज़ों को मिक्स करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है, क्योंकि जब आप फाइबर होता है हमारी बॉडी में रफेज का काम करता है, रेशा जो होता है, कहते हैं रेशेदार चीज़ें खानी चाहिए, तो रेशा आपकी बॉडी में डाइजेस्ट जो है पेट को साफ रखता है। जब रेशा ही खत्म कर देंगे इसमें बचेगा क्या, डॉक्टर क्लियर फ्रूट जूस पिए, लेकिन आपने जो है फाइबर्स को हटा दिया ना, उसको डिग्रेड करा दिया सबसे, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम भी उतना अच्छा नहीं होता है। छान के दूध नहीं पीना चाहिए, हाँ छान के पीना चाहिए, बात है।
अगला है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल में देखिए साइक्लोस्पोरिन नहीं है, साइक्लोस्पोरिन ए एक है स्टैटिन। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अक्सर आता है सवाल इसका दोनों पर, ठीक है, दोनों पर आता है साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, ये एंजाइम नहीं है, दोनों याद रखिएगा। ये क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से केमिकल्स है, ठीक है। कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ये क्या है, फंजाई है, ठीक है। इस फंजाई से हम लोग केमिकल आइसोलेट करते हैं। समझ में आया? क्या काम होता है, वर्क ये है, इम्यूनो सप्रेसेंट की फॉर्म में यूज किया जाता है। अभी समझा रहा है, लिख लीजिएगा, used as immunosuppressant in organ transplantation, जब किसी पर्सन का ऑर्गन किसी दूसरे पर्सन में लगाया जाता है, जैसे किडनी डोनेट की जाती है, किडनी दूसरे पर्सन में लगाते हैं, तो पहले तो हम मैच कराते हैं, ब्लड मैच कराएंगे, टिश्यू मैच कराएंगे, सब कुछ मैच कराएंगे, तभी ऑर्गन दिया जाता है। क्योंकि जिस पर्सन की बॉडी में ऑर्गन दिया जा रहा है, ट्रांसप्लांट किया है, उसकी बॉडी अगर आपने मैच नहीं कराया सब कुछ ना, नहीं किया, रिजेक्ट कर देगी, काम नहीं करेगी, इसमें ऑर्गन रिजेक्शन बोलते हैं उसको, ऑर्गन काम ही नहीं करेगा उसमें, ठीक है। तो जब ऐसा हो जाता है, सब मैच करा के ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर देते हैं, इसके बाद उस पर्सन को टाइम टू टाइम एक गैप के बाद में ये साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसेंट दवा दी जाती है खाने, ठीक है, इसको देते हैं साइक्लोस्पोरिन। ये क्या करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब समझ में आ रहा है। भले आपने सब कुछ मैच करा दिया गया है, किडनी दूसरे की बॉडी में लगा दी कि सब कुछ मैच करा के, लेकिन उसका इम्यून सिस्टम तभी, क्योंकि वो उसकी बॉडी की नहीं है ना, वो दूसरे की बॉडी से लाई गई, तो उसका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो सकता है। तो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस कराने के लिए कि इम्यून सिस्टम ज़्यादा एक्टिव ना हो जाए, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। वो क्या है, साइक्लोस्पोरिन। ये रेगुलर दी जाती है एक टाइम के इंटरवल पर। समझ में आ रहा है? हाँ, खुजली में नहीं, डर्मा में फंगस यूज होता है, फंगस है, ट्राइकोडर्मा फंगस होता है, और रिंगवॉर्म कॉज कराता है, वो रिंगवॉर्म में है, ठीक है। उस फंगस की इस स्पीशीज से हम लोग इसको आइसोलेट करते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसेंट इम्यून सिस्टम को सप्रेस रखता है, रिजेक्ट नहीं होने देता। समझ में आया? स्टैटिन क्या है, अब स्टैटिन कहाँ से मिलता है, फंगस है, मोनास्कस पेक्यूलियस, लिखिएगा मोनास्कस पेक्यूलियस, ठीक है। ये फंगस, इस फंगस से क्या मिलता है, केमिकल स्टैटिन। क्या काम होता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बॉडी में कम करता है, ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल को क्या कर देता है, कम कर देता है। कैसे कम करता है, जो एंजाइम हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बनाता है, हमारी बॉडी में जो एंजाइम क्या करता है, क्योंकि कोई भी चीज़ बॉडी में बनती है, बिना एंजाइम में कुछ नहीं होता है, जितनी रिएक्शन ऑपरेट होती है सभी में एंजाइम यूज हो रहे हैं। तो जो एंजाइम हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस करता है, उस एंजाइम को ये नेगेटिव कर देता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन सब लोगों ने पढ़ा है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन से इस एंजाइम को, जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है बॉडी में नॉर्मली, उसको इनेक्टिव कर देगा, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा, तो कोलेस्ट्रॉल बॉडी में कम होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये फायदेमंद है कि नहीं है, कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो उसका ट्रीटमेंट दे दिया जाता है, ठीक। तो कैसे कम करता है, बाय कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है विद एंजाइम फॉर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है, उस एंजाइम के साथ ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है, मतलब इसको बाइंड नहीं करने देता। अगर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन
याद आ रहा होगा। पता है किसी को कॉम्पिटिटिव इक्वेशन? एक सबस्ट्रेट है, एक सबस्ट्रेट है, ठीक है, उसका एंजाइम, उसका कोई ना कोई पर्टिकुलर एंजाइम होगा और एक है इनहिबिटर बगल में। अगर सबस्ट्रेट की एक्टिव साइट है, उसकी शेप जिससे मैच कर रही है, एंजाइम की एक्टिव साइट है, उसकी स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मैच कर रही है और इनहिबिटर से मैच कर रही है, तो इनहिबिटर जाकर के बताएंगे। ये है कॉम्पिटिटिव इक्वेशन। शेप वाला नॉन कॉम्पिटिटिव, एलोस्टेरिक साइड पे जाकर पढ़ना, एलोस्टेरिक साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी में जब कार्बन मोनोऑक्साइड का पॉल्यूशन होता है तो ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन से बाइंड कम करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा बाइंड करती है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। खत्म हो गया। ठीक, अगला जो है वो क्या है? सीवेज ट्रीटमेंट। थोड़ा सा समझ लीजिए, सीवेज तीन प्रोसेस में होता है। बहुत आसान चीज़ है, सीवेज ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, थोड़ा वो भी समझ लीजिए क्या होता है। पहले तो समझना जरूरी है सीवेज क्या होता है। अच्छा है, सीवेज क्या है? सीवेज आप इसको बोलते हैं डोमेस्टिक या म्यूनिसिपल वेस्ट, कचरा जो होता है, ठीक है। सीवेज जानते हो, नाले में चलता सीवेज, उसमें जनरली होता क्या है? जनरली उसमें घर का कचरा होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है। डोमेस्टिक वेस्ट में किचन का वेस्ट हो सकता है और बाथरूम का वेस्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट हो सकते हैं। इसको म्यूनिसिपल वेस्ट बोलते हैं, नगर पालिका का वेस्ट। म्यूनिसिपल क्या होता है? नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका का टोटल वेस्ट है वो सीवेज होता है। समझ में आया? इसमें हो सकता है हॉस्पिटल का वेस्ट भी मिक्स हो जाए, घर का वेस्ट तो होता ही साथ में, हॉस्पिटल्स का है, इंडस्ट्री का भी वेस्ट मिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सब सीवेज में आ जाएगा, ठीक है। तो बुक में जो लिखा गया डोमेस्टिक या म्यूनिसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है। अब सीवेज में होता क्या है? मैक्सिमम तो वाटर होता है। मैक्सिमम क्या होता है सीवेज में? वाटर मिलेगा, सबसे ज़्यादा वाटर होता है। वाटर के साथ साथ अब क्या होगा? उसमें इम्प्योरिटीज होती है। इम्प्योरिटीज का मतलब अशुद्धियाँ। कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती हैं? इनसॉल्युबल कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती हैं, जो घुलती नहीं हैं, और कुछ क्या होती हैं? सॉल्युबल होती हैं, ठीक है, सॉल्युबल। इसके बाद और क्या हो सकता है? माइक्रोब्स। माइक्रोब्स होगा, पानी गंदा है, माइक्रोब्स होंगे। मतलब जितना ऑर्गेनिक मैटर है, खाना खराब हो जाता है, फेंक देते हैं ऐसे, फेंक दिया तो कहाँ चला गया? किचन का वेस्ट हो गया ना, तो सीवेज बन गया। तो उसमें क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट है सब ना, ठीक है। तो ऑर्गेनिक वेस्ट ह्यूमन का जो एक्सक्रीटा है वो भी क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया। तो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन बैग हो गया, कंकड़ पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या है? सारी चीज़ें मिक्स होती हैं सीवेज। समझ में आ रहा है? तो उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक वेस्ट और माइक्रोब्स और वाटर, इतनी चीज़ें होती है सीवेज। अब इस सीवेज को अगर बिना ट्रीट किए हुए ऐसे नदियों में बहा दिया जाएगा, नदियों में वेस्ट ड्रेनेज करा दिया जाएगा, तो नुकसान हो सकता है इससे, ठीक है। तो रिवर्स को जो गंगा एक्शन प्लान बुक में लिखा गया, यमुना एक्शन प्लान और गंगा एक्शन प्लान, वो सब क्या है? गंगा के वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, और यमुना के जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उनके बगल में लगाया गया, वो सब क्या है? गंगा एक्शन और यमुना एक्शन प्लान, ठीक है, उनको क्लियर कराने के लिए बातों के लिए बनाया गया, ठीक। अब सीवेज को ट्रीट कैसे किया जाता है? तो ट्रीटमेंट देखिए, कैसे पानी को साफ किया जाएगा। बड़े यहाँ छोटे शहरों में नहीं होता है, बिग सिटीज में होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। कुछ कंपनियाँ होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज वो सीवेज को ट्रीट करके तब भेजती हैं आगे, तब सर जी उसका पानी छोड़ सकते हैं। हाँ, तब छोड़ेंगे, क्योंकि ये मतलब लीगल नहीं है ना। एक तरीके से रूल्स बने हुए हैं कि जो बिग इंडस्ट्री है वो सीवेज को निकाल रही है, रिवर में भेज रही है, वाटर को ट्रीट करके आपको तब भेजेंगे। तो
तब नदी नालों में ठीक है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना ट्रीट किए भेज देंगे तो पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। तो रिवर्स के किनारे ये सब बने हुए हैं मेट्रो सिटीज़ में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं। प्लांट का मतलब वो पौधे वाला प्लांट है, ठीक है। कंपनी फैक्ट्री तो इसमें सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, स्टेप्स में देखिए, थोड़ा समय लीजिए, कितने स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप होते हैं। पहला है फिजिकल ट्रीटमेंट कराते हैं, फिजिकल मेथड से फिजिकल ट्रीटमेंट। दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। मतलब स्टेप्स बता रहे हैं। पहला स्टेप जो होगा वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है। क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट। सबसे पहले सीवेज को जब आप ट्रीट करेंगे, पानी को साफ किया जाएगा, तो फर्स्ट स्टेप होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट। उसको बोलते हैं फिजिकल ट्रीटमेंट या फिजिकल मेथड, मैकेनिकल मेथड भी। एक नाम और इसका होता है मैकेनिकल ट्रीटमेंट। मैकेनिकल ट्रीटमेंट। दूसरा क्या है? बायोलॉजिकल है या फिर केमिकल ट्रीटमेंट बोलते हैं इसको, केमिकल ट्रीटमेंट। या फिर इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ट्रीटमेंट। केमिकल नहीं लिखेंगे इसको, बायोलॉजिकल और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। समझ में आ रहा है? मेन तो दो है, फिजिकल और प्राइमरी ट्रीटमेंट पहला स्टेप, दूसरा स्टेप सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। लेकिन अगर उसमें इंडस्ट्री का भी वेस्ट है मान लीजिए, या किसी हॉस्पिटल का वेस्ट, ठीक है, यहाँ तक काम चल जाता है, पानी यहाँ तक साफ हो जाता है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट कराने से वाटर क्लियर हो जाता है, ठीक है। लेकिन वाटर को और ज़्यादा क्लियर करना है, हो सकता है उसमें इंडस्ट्री का वाटर आ रहा हो, तो उसके लिए टर्सरी ट्रीटमेंट की क्या करते हैं? टर्सरी, ठीक है। बहुत ज़्यादा वाटर क्लियर चाहिए या इंडस्ट्री का वाटर आ रहा है, उसके लिए हम टर्सरी करेंगे। अदरवाइज जो ये डोमेस्टिक सीवेज है, इसके वाटर को क्लियर करना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी से ही क्लियर हो जाता है। समझ में आया? तो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है, कोई बताएगा? सर उसको छान के निकाल देते हैं। मैं आपको प्राइमरी बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में सेकेंडरी बताया जाएगा। जैसे ये है, यहाँ से सीवेज आ रहा है, ध्यान समझिएगा, इधर से क्या आ रहा है? सीवेज ऊपर जाके निकलता है, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में कुछ नहीं करते हैं, जो मैकेनिकल ट्रीटमेंट फिजिकल है, पानी को छानेंगे और उसको थोड़ी देर तक स्टे कर देंगे रोक देंगे, ठीक है, थम के बैठ जाएंगे। तो इसके 2 स्टेप हैं। अगर आप बोलेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट लिख लीजिएगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं हम? इसमें 2 चीज़ें करते हैं। पहला स्टेप होता है सीक्वेंशियल फिल्टरेशन, और दूसरा स्टेप है सेडिमेंटेशन। 2 स्टेप है पानी को छाने के प्राइमरी ट्रीटमेंट, ठीक है। एक टैंक ये हो गया और दूसरा टैंक ये। यहाँ से सीवेज भेजा जा रहा है, ये क्या है? सीवेज। ये प्राइमरी टैंक है, ये फर्स्ट टैंक है, इसको क्या बोलते हैं? फिल्टरेशन टैंक। क्या बोलते हैं इसको? फिल्टरेशन टैंक है। ये है फिल्टरेशन टैंक। और दूसरा टैंक जो है वो क्या है? सेडिमेंटेशन टैंक, सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। सीवेज में क्या क्या है ये आपको पता है, ठीक। सेडिमेंटेशन टैंक में जाली लगी होती है, वायर मैसेज जालियाँ होती हैं, जाली समझते हैं ना। वायर मैसेज होती है, ग्रिड होती है इसमें इस तरीके की, और उनमें जो साइज होता है, ऊपर जाली का पोर साइज बड़ा होता है और नीचे क्या होते जाते हैं? छोटे। देखिए यहाँ पोर साइज क्या है? बड़ा, और नीचे और छोटा पोर साइज हो जाएगा, और नीचे और छोटा। फिल्टरेशन कर रहे हैं, इसमें छाने की छन्नी है, लेकिन छन्नी का जो साइज है ना, जैसे ये कमरा हो गया, इसमें जाली लगा दीजिए, ऐसे एक दो ऐसे लगा दीजिए, तो ऊपर की जो जाली रहेगी वो उसमें पोर साइज बड़े बड़े छेद रहेंगे, नीचे और छोटा, नीचे और छोटा, ठीक है। यहाँ से सीवेज भेज रहे हैं, पानी तो पास सब नीचे आ जाएगा, सब कुछ नीचे आ जाएगा। इसको किस यूज़ करते हैं? इसमें जैसे पॉलीथीन बैग है, बड़े बड़े कंकड़ हैं, ठीक है, स्टोन है, पेपर के टुकड़े हैं, बड़े बड़े प्लास्टिक के टुकड़े हैं, वो
पेपर क्या बड़े पेपर पे टुकड़े टुकड़े रह जाएंगे, वो भी ऑर्गेनिक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक मैटर पानी में घुला हुआ है, जैसे खाना होता है, गुड़ पार्टिकल रोटी है, उसको मतलब एकदम पिस गया है, क्योंकि पानी मिल गया है तो मिल गया, ग्लूकोज में वो छलने तो छल नहीं पाएगा, मिक्स हो गया तो कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल पूरा पानी में मिक्स रहते हैं, वो छल नहीं पाते। तो यहाँ पर मैक्सिमम ऑर्गेनिक मटेरियल रहेगा। और क्या रहेगा, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज रहेगी, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज, इनऑर्गेनिक अशुद्धियाँ रहेंगी, बैक्टीरिया नहीं चल पाएंगे, बैक्टीरिया रहेंगे। और क्या रहेगा, वाटर हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया, बैक्टीरिया और फंजाई रहेगा, माइक्रोब्स रहेंगे, इतनी चीज़ें हैं। इसको आगे भेज देंगे, सेटल करेंगे, साथ में सॉइल भी देंगे, सॉइल भी है, इसको यहाँ भेजेंगे, पानी को यहाँ पानी को स्टे करा देंगे कुछ समय के लिए। जैसे पानी जब गंदा होता है तो बर्तन में रख देते हैं, थोड़े से बाद नीचे बैठ जाते हैं, इम्प्योरिटीज ऊपर पानी साफ हो जाता है, यहाँ स्टे करा देंगे। स्टे कराने पर सारी मिट्टी यहाँ बैठ जाएगी, सॉइल, ठीक है, ऊपर पानी थोड़ा सा साफ हो जाएगा। अभी इसमें इम्प्योरिटीज है तो उसको सेकेंडरी आप, ठीक है, प्राइमरी में काम होता है। बाकी नेक्स्ट टाइम आप पढ़ के आएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है, और बाकी जो बचा हुआ चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है,